नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ आपके सामने मैं फिर से एक बार एक नया रुचिकर विषय लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आधुनिक हिंदी चैनल पर हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण आदि से रिलेटेड चीज़ें अपलोड की जाती हैं। लगातार हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम सीखने जा रहे हैं सह प्रसंग व्याख्या लिखना। जी हाँ, राजस्थान बोर्ड 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है ये, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो एग्जामिनेशंस आपके होते हैं बोर्ड परीक्षा के, उसमें आपसे सह प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। इसके अलावा यदि आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहां प्रसंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, व्याख्या से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके दोस्तों, और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं सह प्रसंग व्याख्या लिखना। जी हाँ, सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं सह प्रसंग व्याख्या। आप लोगों को पता है जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो जो प्रश्न होता है उसमें एक लाइन लिखी रहती है कि निम्नलिखित पद्यांश अथवा गद्यांश। पद्यांश और गद्यांश दोनों की ही सह प्रसंग व्याख्याएं लिखी जाती हैं। तो या तो गद्यांश आएगा या फिर पद्यांश, दोनों का ही नाम यदि आए तो आपसे पूछा जाएगा सह प्रसंग व्याख्या लिखिए। वहां ये दो शब्द देखने को आपको मिलेंगे, सह प्रसंग और व्याख्या। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वे क्या करते हैं, प्रश्न में सह प्रसंग लिखा हुआ है तो जब वे इसका हल लिखते हैं तब भी वे सह प्रसंग ही लिख देते हैं, जो कि गलत है। सह प्रसंग कुछ नहीं होता दोस्तों, केवल प्रसंग होता है जिसे अंग्रेजी में रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में तो सह प्रसंग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सह प्रसंग का मतलब है प्रसंग के साथ। सह का मतलब क्या है, सहित। प्रसंग के साथ व्याख्या लिखनी है, अर्थात प्रसंग सहित व्याख्या लिखें आप, इसलिए सह प्रसंग है। तो जब हम इसको बनाएंगे अर्थात जब लिखेंगे तो हम यहाँ पर सह प्रसंग ना लिखकर केवल क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रसंग लिखेंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस प्रसंग में आपको लिखना क्या है, क्या क्या सावधानियां आपको लिखनी है जिससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो इसमें चीजें आती क्या क्या हैं और उन्हें लिखते कैसे हैं। दोस्तों विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखें आप कि प्रसंग के अंदर दो चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, और वे दो चीजें हैं कि जिस रचना की व्याख्या हम लिखने जा रहे हैं वह रचना किस रचनाकार की है, किस कवि की है, किस लेखक की है, उसका नाम, और जहां से इस पद्यांश या गद्यांश को लिया गया है उस रचना का नाम क्या है। दोनों चीजें इसमें लिखनी होती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि जिस पद्यांश या गद्यांश की हम व्याख्या कर रहे हैं उसमें वर्णन क्या है। ये दोनों चीजें आती है अपने प्रसंग में। इसके बाद डिटेल से एक्सप्लेनेशन जब करते हैं हम, तो एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं व्याख्या, और फिर हम लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अर्थात विशेष बातें। तो विशेष में हम लिखते हैं कि उस रचना के अंदर हमें क्या क्या जो है भावात्मक काव्यात्मक विशेषता दिखी, इसके अलावा व्याकरणिक विशेषता जो होती है उसको भी इसमें रखा जाता है। तो आइए एक एक करके सब चीजों को आपको समझाता हूं। एक छोटा सा उदाहरण में ले लेता हूं, और उदाहरण मैं यहां ले रहा हूं तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक दोहा है जो राजस्थान बोर्ड 12वीं की पुस्तक सृजन में भी है। तो अगर कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है तो वो इसे और बेहतर से तरीके से समझ सकता है। और अपना दोहा है, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस, इसमें बीच में कॉमा भी है, सत्यव्रत, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक।
ये एक दोहा है। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत और राम भरोसो एक। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी व्याख्या समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि जो दोहा है इसमें कहा क्या गया है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। इसमें तुलसीदास जी ने बताया कि जब हमारे जीवन में असमय आता है, अर्थात प्रतिकूल समय आता है, कठिन दौर आता है, उस समय हमारे जो मित्र होते हैं वे केवल धैर्य, धर्म, विवेक, हमारा ज्ञान, बुद्धि, साहित्य, अच्छा साहित्य, साहस, सत्य का पालन और भगवान पर भरोसा, यही सब हमारे मित्र होते हैं दोस्तों। इसका वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने किया। अब हम यहां पर सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, प्रसंग लिख रहे हैं। तो मैं यहां प्रसंग में लिखूंगा, दो तरह से आप इसका प्रसंग बना सकते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं प्रस्तुत, सारी चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा, धीरज के साथ आप देखें। प्रस्तुत दोहा। अब आप यह एक सावधानी रखें, ऊपर इस पंक्ति में अर्थात ऊपर जो रचना दिख रही है उसमें दोहा छंद है, इसलिए हमने सीधा ही दोहा प्रयोग कर लिया कि प्रस्तुत दोहा जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और दोहावली रचना से लिया गया है। यदि आपको पता नहीं है कि ऊपर दोहा है, चौपाई है या कौन सा इसमें छंद है, तो आप सीधा ही ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, क्योंकि ऊपर पंक्तियां जो प्रयोग हुई है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सीधा ही आप या तो दोहा लिख दें या फिर इसके जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं, पंक्तियां शब्द प्रयोग कर सकते हैं विद्यार्थियों। प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित, देखिए अब ये तो रचनाकार का नाम आ गया और उनके द्वारा रचित रचना कौन सी है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहावली। दोहावली उनकी एक रचना है, दोहावली, रचित दोहावली से लिया गया है, लिया गया है। तो ये तो हमने दो बातें लिखी कि इस दोहा, जो ये दोहा प्रयोग हो रहा है या ऊपर जो हमने देखा है व्याख्या करने के लिए जो पंक्तियां हमारे पास हैं वो किस रचनाकार के द्वारा रचित है और उस रचना का नाम क्या है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये तो है हमारा तरीका शुद्ध कि हम पहले रचनाकार का नाम लिखें और रचना का नाम ऐड कर दें। अगर आपको इस तरह से समस्या है तो आप एक तरीका और अपना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, क्योंकि आप लोग 11वीं 12वीं या 10वीं में अध्ययन रहते हैं तो आपकी पुस्तक से ही पढ़ा है आपने उसको, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना से लिया गया है, या गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने ये आपको तरीका बता दिया है। इसी में आपको एक लाइन और ऐड करनी होती है, आप चाहें तो यहां से लिख दें या अलग लाइन भी लिख सकते हैं, और वो लाइन होगी कि ऊपर जो लिखा हुआ है वर्णन, ऊपर जो कविता है, रचना है, दोहा है, जो भी है, उसमें वर्णन क्या है, हम उसमें पढ़ेंगे क्या, वर्णन किसके बारे में है, तो लिखेंगे इसमें कवि ने प्रतिकूल समय में, इसमें कवि ने, यहां ने लिखना भूल गया मैं, ऊपर लिख देता हूं, चलो इसको मिटाकर ही लिखते हैं। इसमें कवि ने प्रतिकूल समय में धैर्य रखने तथा ईश्वर पर भरोसा रखने का उपदेश दिया है। उपदेश दिया है या बात कही है, का उपदेश दिया है। अब यहां आपने देखा, सबसे पहले हमने तो लिखा कि एक तो लिखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, तो रचनाकार का नाम, कौन सी रचना है उसका नाम, और इसमें वर्णन क्या है। तो शॉर्ट में हम लिख देंगे कि इसमें कवि ने प्रतिकूल समय में धैर्य रखना और ईश्वर पर भरोसा रखने आदि के बारे में बताया है। ठीक है, ये हो गया अपना प्रसंग। जहां तक बात है व्याख्या की, तो व्याख्या में अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा है लाइन टू लाइन उसको इसमें डिटेल से लिखते हैं कि तुलसीदास जी बताते हैं जब जीवन में बुरा समय, प्रतिकूल समय आता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, धर्म पथ पर चलना चाहिए, विवेक से काम लेते हुए अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, साहस रखना चाहिए, सत्य का पालन करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि विपरीत समय में
धैर्य, धर्म, विवेक, अच्छा साहित्य, साहस, सत्य का पालन और ईश्वर पर भरोसा, यही सब हमारे मित्र होते हैं। ये हो गई व्याख्या। यहां पर मैं डिटेल से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। और दूसरी बात, जितने भी चैप्टर आपके हैं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर जो चलते हैं, प्रयास कर रहा हूं कि छोटी क्लासेस की बुक्स भी मैं स्टार्ट करूं, लेकिन ज्यादातर 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम्स की बुक्स हैं उनको मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवाने वाला हूं। अर्थात आप प्रत्येक चैप्टर का वीडियो वहां पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैं व्याख्या आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो वहां से भी आप अपनी व्याख्याएं कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था ताकि आपको समझाया जा सके अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि व्याख्याएं आखिर लिखी कैसे जाती है। ठीक है, तो ये हो गई व्याख्या की बात। मूल रूप से एक बात और मैं बता दूं यहां पर, विशेष। अच्छा दोस्तों, किसी न किसी विद्यार्थी, किसी न किसी मेरे दोस्त के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि प्रसंग के साथ साथ एक संदर्भ भी तो लिखा जाता है, वो हम कहां लिखते हैं? तो देखिए यहां पर क्या होता है कि हमें जो प्रश्न पूछा गया है वो सिर्फ ये है कि सप्रसंग व्याख्या लिखिए, तो संदर्भ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप लिखना चाहें तो प्रसंग में हमने जो दो चीजें प्रयुक्त की है, प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसमें कवि ने प्रतिकूल समय में धैर्य रखने की बात की है। जो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको जब अलग अलग करके लिख देंगे तो प्रसंग और संदर्भ आ जाएगा। बाकी ये तरीका सबसे सही है। विशेष की बात करते हैं। विशेष में क्या होता है कि जो दोहा या जो रचना हम ले रहे हैं व्याख्या के लिए, उसमें विशेष बातें क्या है, और विशेष बात बताने के लिए दो मूलभूत आधार होते हैं विद्यार्थियों। मूलभूत आधार क्या होते हैं? एक तो होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो होता है कविता का भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। दोनों को ही मैं बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल गौर से देखिए वीडियो। भाव पक्ष में तो क्या होता है कि जो रचना हम पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह का भाव वर्णित है, किस तरह के भाव को समझाया गया है, उसमें आपको क्या विशेष बात लगी, वो तो है भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में जो विशेष बात लगी उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है कला पक्ष। कला का मतलब होता है कि इस दोहे की रचना किस तरह से की गई है, और उसमें हम अगर ये कहूं कि किस किस व्याकरणिक कोटि का प्रयोग किया गया है तो गलत नहीं होगा। यानी इसमें कौन सी भाषा है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार है, किस तरह से जो है इसको तैयार किया गया है, ये व्याकरणिक कोटि है जिसे हम कला पक्ष कहेंगे। विशेष में आप सावधानी रखें, 2 या 3 विशेष लिखें, ज्यादा नहीं लिखें, 2 या 3 सफिशिएंट होता है। तो यहां पर एक चीज मैं ये ऐड कर सकता हूं कि सबसे पहले तो कवि के द्वारा धैर्य, धर्म, विवेक आदि आदि सामाजिक, कवि के द्वारा धैर्य, धर्म, विवेक, बाकी और भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, बाकी हिंट तो आ ही गया इसमें, आदि सामाजिक। देखिए मैंने 3 नाम लिख दिए तो यहां पर आदि नहीं आएगा, या इत्यादि आएगा। आदि और इत्यादि में ये अंतर होता है कि जहां 2 ही नाम लें और फिर लिखें तब तो आदि लिखेंगे, और 2 से अधिक हो जाए तो इत्यादि आता है। ठीक है, कवि के द्वारा धैर्य, धर्म, विवेक इत्यादि सामाजिक गुणों का वर्णन सुंदर रूप में किया गया है। तो ये तो हो गई भाव की बात, किसमें किस तरह का भाव था। या हम एक चीज और, जैसा आपको भाव अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ये तो मैंने एक लिखा है उदाहरण के लिए, बाकी जरूरी नहीं कि आप भी यही लिखें। आप ये भी लिख सकते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाली बात अत्यंत ही सुंदर तरीके से पेश की गई है, बहुत ही अच्छे रूप में प्रयोग की गई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं चाहूं तो व्याकरणिक चीज ले सकता हूं, और अगर मुझे लग रहा है कि व्याकरणिक श्रेणी की चीजें मुझे ज्यादा ध्यान नहीं कि कौन सा अलंकार इसमें है, कौन सा छंद प्रयोग हो रहा है, कौन सी भाषा है, तो सीधे सीधे आप कोई दूसरा भाव लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है इसके अलावा। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा कि दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है तथा अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, थोड़ा सा पहले समझा दो फिर इस लाइन को कंप्लीट करूंगा। यहां आप देख रहे हैं साहित्य, साहस, सत्यव्रत, 3 बार से आया है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास में भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। दोस्तों, जिन मेरे विद्यार्थियों को, जिन साथियों को ये नहीं पता कि अलंकार क्या होते हैं या उन्होंने नहीं पढ़े हैं, तो मेरे चैनल पर पहले से मैंने अलंकार के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वहां से जाकर आप इस टॉपिक को क्लियर भी कर सकते हैं। और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के कोर्स में अलंकार है, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप अलंकार देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोहा छंद का प्रयोग हुआ है तथा अनुप्रास अलंकार इसकी छटा को तथा दोहे की छटा को, दोहे की सुंदरता को, या छटा न लिखकर सीधा हम ये लिखे अनुप्रास अलंकार इसकी सुंदरता को, दोहे की सुंदरता को, दोहे की सुंदरता तथा अनुप्रास अलंकार इसकी सुंदरता में वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी साहित्यिक भाषा भी आप इसमें जोड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रभाव पड़े एग्जामिनर पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि कैसे तो हम प्रसंग तैयार करते हैं, अपना व्याख्या कैसे लिखी जाती है, मैंने ओरली आपको बताया, विशेष किस तरह से लिखना है और विशेष लिखते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। दो चीजें विशेष रूप से लिखी जाती है विशेष में, भाव पक्ष के बारे में और कला पक्ष के बारे में। भाव पक्ष में मैंने आपको बताया कि उसमें जो वर्णन होगा, जो विशेष बात कही जाएगी उसको आप विशेष में जोड़ सकते हैं, और कला पक्ष में हम लिखते हैं कि उसमें किस तरह की व्याकरणिक श्रृंखला का प्रयोग हुआ है, व्याकरणिक कोटियों का प्रयोग किया गया है, वो चीजें लिख दें आप, बस ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं एक विशेष मुझे और ऐड करना है, तो आप लिख सकते हैं दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, यहीं तक इसको कंप्लीट कर दें, और अनुप्रास वाली जो बात है उसको आप तीसरे पॉइंट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से जहां तक मैं सोचता हूं, आप लोगों को 2 या 3 इससे ज्यादा विशेष नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अधिक हो जाता है, जो ज्यादा सही नहीं रहता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन साइड में आएगा सब्सक्राइब करने के बाद उसको जरूर आप प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस बिना मेहनत के, बिना किसी समस्या के आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके लिए कोई जरूरी चीज आपके रुचिकर विषय से रिलेटेड लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।